हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ए और आर दिया है अभिकथन। देखते हैं। तो इसमें बोला है कि रूमी 18 वर्ष में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। आर इसका कारण है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो हमको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो दोनों में से जो है जो विकास है वो एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चों में क्या है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा सही ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। रूमी 18 वर्ष में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। क्योंकि विकास की असमान गति सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 व्यक्तियों में विकास की दर समान नहीं होती, जबकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित, मतलब अब उसका जो है विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तथा विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए लगभग आयु की भविष्यवाणी करते हैं, न कि सटीक आयु की। विकास प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होता है तथा एक ही उम्र में 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भिन्नताएं, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जाती हैं। इसलिए बच्चों की उपलब्धि की सटीक आयु का निर्धारण करना संभव है। अगला देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। तो यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड की एज हमें जो समय है वो बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष का, 6 से 11 वर्ष का जो है मध्य बाल्यावस्था का काल है। व्याख्या देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था का काल 6 से 11 वर्ष है। बाल्यावस्था को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रारंभिक जो कि 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 11 से 14 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, मतलब यहाँ से जो खत्म होता है 2 से 6, फिर 6 से जो 11 चलता है वो क्या है, मध्य बाल्यावस्था है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपने समाज के मूल्यों को सीखते हैं। उनका शारीरिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की तुलना में कम उत्तेजक होता है। मध्य बाल्यावस्था वह समय है जब बच्चे सीखने और काम करने के लिए उत्साह प्राप्त करते हैं तथा उपलब्धि के लिए इस स्तर पर एक प्रेरक कारक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो 5 साल की बच्ची जो है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना ये भी नहीं कर सकती। प्रतीकों और अमूर्त तर्कीकरण भी नहीं कर सकती। तो 5 साल की बच्ची जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। तो हमारा आंसर जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 5 साल की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है। जीन पियाजी की दी गई अवस्थाओं के अनुसार बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिनकी अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक में भविष्य भाषाईकरण, सामाजिकीकरण और आत्म केंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं तथा भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करते हैं। बच्चे इस अवस्था में एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। अतः विकल्प जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो प्राथमिक समाजीकरण के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों के प्राथमिक तो परिवार होता है, तो परिवार जो है वो यहाँ पर फैमिली सही आंसर हो जाएगा। और जो स्कूल है, धार्मिक संस्था, ये सब क्या है,
सेकेंडरी हो जाएंगे। तो परिवार क्या है? सही ऑप्शन है। परिवार बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक सामाजिकरण व्यक्ति के जीवन की वह अवधि है जिसमें उसका अपने परिवार के साथ पहला संपर्क होता है। इस चरण के दौरान लोग जीवन के पहले वर्षों के बाहरी संपर्क में जो कुछ भी सीखते हैं उसके आधार पर वे स्वयं को बनाते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण में मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक परिवार होता है, जहां पर बच्चा प्रेम, विश्वास, सम्मान और ईमानदारी जैसे मूल्यों को सीखता है। परिवार में ही रहकर बच्चा सीखता है कि दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और प्रतिक्रिया के रूप में क्या क्रियाएं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा एक अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर समायोजन हो जाएगा। समायोजन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है उसको समायोजन कहलाती है। पियाजे के अनुसार समायोजन तब होता है जब हम जो पहले से जानते हैं उन्हें संशोधित करते हैं। जैसे कि 4 पैरों वाला उसने कुत्ता देखा और 4 बैलों वाली जो है बिल्ली उसने देखी, तो उसको पता था कि जो 4 पैर होता है और जो छोटा होता है इस तरह से क्या है, कुत्ता है और वो भौं-भौं करता है। लेकिन यहाँ पर उसने 4 पैर देखे, लेकिन इसमें क्या हो गया कि वो कुत्ता ना होके वो म्याऊँ म्याऊँ यानी बिल्ली थी। तो इस तरह से जो है कि उसने जो पहले देखा और फिर बाद में तो उसने ये माना कि हर 4 पैर वाला जो है वो क्या नहीं हो सकता? कुत्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 4 पैरों वाले प्राणी को कुत्ता कहा है। फिर बच्चा एक बिल्ली का सामना करता है और उसे भी कुत्ता बोलता है, परंतु माता-पिता द्वारा बताने पर 4 पैर वाले प्राणी केवल कुत्ते ही नहीं होते। अब बच्चा कुत्ते और बिल्ली में क्या कर पाता है? अंतर कर पाता है। तो इसी अंतर को क्या बोलते हैं? समायोजन कहते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अफ़सा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं उसने आलू का चिप्स देखा तो उसने क्या बोल दिया? ये तितली है। तो ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अफ़सा आलू की चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जिसकी अवधि जो है 2 से 7 या 2 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है, जिसे प्रतीकात्मक विचार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है लेव बाय सी निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है संस्कृति, फिर दूसरी है भाषा, स्कीमा का गठन व उसमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृति और भाषा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ले वाई गोत्सी का जो है भाषा संस्कृति इन्हीं का सिद्धांत था कि बच्चा जो है अपनी संस्कृति में रहकर ज़्यादा सीख सकता है, भाषा को सीख सकता है। तो यहाँ पर सी ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ले वाई गॉट सी संस्कृति और भाषा इन 2 कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वाई गॉट सी के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों यानी परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली व परिवेश, भाषा का प्रभाव पड़ता है। अतः इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है तथा समवयस्कों के साथ रहकर वह कुछ ना कुछ सीखता है। उन्होंने कहा कि बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की ने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है तथा उनके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया है। अगला क्वेश्चन है ले वाई गोत्सी का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के
लिए किस पर बल देता है? तो समाजशास्त्री सिद्धांत जो है सहकर्मी बातचीत और पाड़ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत अधिगम के लिए सहकर्मी मतलब अपने साथ वालों के साथ बातचीत करना और पाड़ पर बल देता है। सहकर्मी सहयोग सीखने की वह स्थिति है जिसमें छात्र कक्षा में आमने सामने मिलकर काम करते हैं। समूह में रहकर वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं जो उनके सिद्धांत में सहायक होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग शिक्षक द्वारा छात्रों को दी गई वह अस्थायी सहायता है जो शुरुआती समय में छात्रों के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए समझ बनाने में मदद करती है, लेकिन बाद में यह सहायता हटा दिया जाता है जिससे छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। है गलत हो जाए, निष्क्रिय भी नहीं रहता है। आगे है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि एक शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जो बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देती है और बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी उनके व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कक्षा में शिक्षक बच्चों को केंद्र में रखकर उनके अनुसार कक्षा में पाठ्यक्रम को सरल तथा समय सारणी को लचीला बनाता है। अगला क्वेश्चन है, उस तर्क को पहचान करना है जो लॉरेंस कोहला वर्ग के नैतिक सिद्धांत के में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो आदर्श पारंपरिकता ये नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम ये भी नहीं होगा। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम क्या होने चाहिए? लचीले होने चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलावर के नैतिक सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अधिविन्यास के चरण में व्यक्ति कानून और नियमों को मानवीय उद्देश्य में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है। इस चरण में व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाता है, परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति जो है अमूर्त विचार के साथ कार्य करते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर लेते हैं? तो यहाँ पर समस्या समाधान, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा क्योंकि समस्या समाधान जो है तर्कशास्त्रीय और गणितीय में ही होगा। तो सी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्रिएटिव स्थानिक ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है एक भाषा की नहीं बल्कि हिंदी भी बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है, साथ ही जो हमारी स्थानीय भाषा होती है वो भी बोली जाती है। तो बहुभाषीय होती है और इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए क्योंकि कक्षा में बहुभाषी माहौल के कारण हर बच्चा अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थी की अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करते हैं जिससे भाषाई विविधता वाली कक्षा में आने जाने वाली समस्या का समाधान हो सके। अगला है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है जैसे लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए। ये धारणा क्या है? उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर शिक्षक हमेशा लड़कों को सिर्फ फर्नीचर हिलाने के लिए और लड़कियों को क्या है, फर्नीचर को साफ करने का जो काम सौंपते हैं। इससे पता चलता है कि उसकी जो सोच है वो जेंडर रूढ़िवादिता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। आगे देखते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशलों का परीक्षण करके। तो ये सही है, प्रत्यय स्मरण नहीं करना है, आकलन की योगात्मक भी नहीं करना है, परीक्षा के लिए भी नहीं सीखना है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे व्याख्या देख लेते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 विश्लेषण और आलोचनात्मक जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण प्रस्तावित करती है, जबकि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण प्रत्यय स्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, परीक्षा के लिए सीखना और आकलन के योगात्मक तरीके, इन सभी को NEP 2020 आकलन के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्देश्य शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से इस प्रकार ध्यान में रख सकती है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, एकाडमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नाम व पृथक्करण ये नहीं करना है, शारीरिक व ये भी नहीं करना है, डी जो है कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करने करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से इस प्रकार ध्यान रख सकती है कि वो ये स्वीकार करे कि जो विभिन्नताओं का अर्थ होता है वो अभाव नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं अर्थपूर्ण ढंग से अपना ध्यान यह स्वीकार करते हुए रख सकती है कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अतः शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चा अद्वितीय और दूसरों से अलग होता है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को भाषा सिखाने के विभिन्न तरीकों को बताएं तथा छात्रों के साथ संवाद में सम्मिलित होकर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो सीखने के माहौल, अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा में एक अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कभी कोई दिव्यांग होते हैं, कुछ किसी तरह के होते हैं, तो सभी को एक साथ जो है शिक्षा देने की जो है व्यवस्था जो है स्कूलों में की जाती है। अतः आप सामान्य बच्चों के समान ही हमको सारे बच्चों को एक समान, मतलब सारे बच्चे स्टूडेंट हैं, इसमें कोई दिव्यांग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट है। और टीचर को क्या है ये स्टूडेंट समझ के ही, नॉर्मल स्टूडेंट समझ के ही हमको क्या करनी है, शिक्षा उनको देनी है। तो हमारा विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिसमें ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो लिखित पाठ को तो डिस्ग्राफिया है, किस दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, तो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो ADHD जो है उसमें बच्चा जो है दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में उसको दिक्कत होती है। आगे देखते हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेश के लिए निम्न में से किन की आवश्यकता होती है? तो पठन क्षेत्र में यहाँ पर कठिनाई होती है तो इसके लिए भाषा को उचित छूट होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए भाषा विषयों से अधिक छूट की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए जब बच्चों की त्रुटियों को नज़रअंदाज करके शिक्षण करके उस पे अधिगम पर ध्यान देते हैं, तो धीरे-धीरे उसका पठन जो है वैकल्पिक समाप्त हो जाता है। म मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई बच्चा जैसे कोई बुक रीड कर रहा है या पढ़ रहा है, तो उसको बार-बार कि आपकी यहाँ पे गलतियाँ हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, तो इस तरह से जो टीचर है उसको ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए, बल्कि पहले उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए और धीरे-धीरे क्या है, उसका वो जो पढ़ रहा है उसमें क्या है, धीरे-धीरे उसमें सुधार करना चाहिए। तो यही क्या है, भाषा विषयों में छूट होनी चाहिए। तो डी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। अगला है उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुँच को अनुकूलित करने में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? तो यहाँ पर जो विद्यार्थी को दृष्टिबाधित हो, वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान और अतिक्रियाशील विकार हो, वे विद्यार्थी जिन्हें परामस्तिकीय घाता है। तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही है। इन सब के लिए जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो दिव्यांगता और से उससे संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन पूछा गया है। तो प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्प उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, और डी है वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में जो है वाक्य हानि यानी धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना है। वाक्य हानि वाक्य विकार, भाषण ध्वनियाँ, प्रवाह, आवाज़ के विकार हैं जो संचार में हस्तक्षेप करते हैं, शैक्षणिक वातावरण के प्रदर्शन में कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब वह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित हो, वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया गया हो, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाएं। तो डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। विद्यार्थी उस समय सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं जब वे शिक्षण के अनुभव से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। प्रभावी अधिगम जो शिक्षण और अधिगम के उन तरीकों का वर्णन करता है जो बच्चों को अपने अधिगम और व्यक्तिगत विकास में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। प्रभावी अधिगम में बच्चे केवल शिक्षकों या अन्य बच्चों की तकनीकों की नकल करके सीखना उचित नहीं समझते, बल्कि वे इस बात पर विचार करते हैं कि सीखना कैसे है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कौन सा है? तो सबसे पहले सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना, नहीं देना है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना, ये भी गलत हो जाएगा। और अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अधिगम का रचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना है। शिक्षण अधिगम का रचनात्मक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित रखता है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान की रचना होती है। रचनावादी शिक्षण इस विश्वास पर आधारित है कि अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के विपरीत अर्थ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो बदलाव हमें करना है कहाँ पर, ये सीखने की कि कैसे सीखना है, इस पर हम जो है प्रस्ताव रखती है। ए ऑप्शन सही है। रटकर नहीं, पाठ्यक्रम में वृद्धि करें, मानकीकरण करके भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो ये जो उदाहरण है
वो है उच्च क्रम चिंतन कौशल के। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब एग्जाम्पल हैं। एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये सारे के सारे जो है उच्च क्रम चिंतन कौशल स्किल हैं। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है अब यहाँ पर, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंध महसूस करे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें, मतलब अपने विचार तरह तरह से दे सके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। परिहार वाला नहीं, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, परिहार ये भी नहीं। तो एक शिक्षक को महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए। महारत के लक्ष्य का उद्देश्य आत्म सुधार या कौशल विकास द्वारा परिभाषित योग्यता के मानक को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति निपुण लक्ष्य रखते हैं वे या तो कार्य से संबंधित आत्म सुधार की तलाश करते हैं या कार्य में महारत हासिल करने का प्रयास करते हैं। अतः महारत के लक्ष्य में शिक्षिका सीखने के अंतर्व्यक्तित्व मानकों के आधार पर छात्रों का ध्यान उनकी उपलब्धि पर केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में भावना पैदा करनी चाहिए, तो जुड़ाव की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हीनता की नहीं, बहिष्कार भी नहीं, अलगाव की भी नहीं। आगे देखते हैं, शिक्षकों को एक ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनके अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। आर है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर जो है वो गलत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा में हो जाएगा रुचि, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब बच्चा जब अपनी रुचि से कोई पढ़ता है तो उसको ज़्यादा बेहतर अच्छे ढंग से कर सकता है, तो रुचि जो है आंतरिक प्रेरणा है। आगे है प्रभावी अधिगम हेतु। अब यहाँ पर जो है एक जिज्ञासा भी है, जिज्ञासा, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाहरी प्रेरणा दिया, तो जिज्ञासा भी क्या है, आंतरिक है, लेकिन यहाँ पर बाहरी होने के कारण ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए कि बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, चिल्ड्रन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो प्रभावी अधिगम हेतु निर्देशन के प्रारंभिक बिंदु जो है वो बच्चों क्या है, बच्चे जो हैं क्लास में एक ही कल्चर से नहीं, बहुत सारे कल्चर से आते हैं, उनका समाज भी अलग अलग होता है, तो उसी को ध्यान में रख के प्रारंभिक बिंदु हमें स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।